वेलकम टू लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। इससे पहले वाली क्लास में हमने दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्व किया था। इस वाली क्लास में हम जून 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया था पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें पेपर का पैटर्न समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न हमें समझ में आता है कि यूजीसी नेट क्या लेटेस्ट पूछ रहा है, क्योंकि उससे वापस क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन ही नहीं, उनके ऑप्शंस को भी ट्राई करना चाहिए। जब हम अकेले बैठे हों तो उनके ऑप्शंस को भी सॉल्व करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि उस आसपास के एरिया से और क्या क्या नई चीजें, नए कंसेप्ट बनते हैं या बन सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हमें स्पेसिफिकली जब हम कंप्यूटर पे पेपर देते हैं तो उस टाइम पे हमें 100% प्रेजेंस रखते हुए ये देखना है कि नॉट करेक्ट के कौन सा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन नंबर डाल के नॉट करेक्ट हल्का सा लिख लेना है, ताकि लास्ट में भी जब हम चेक करेगा, टाइम मिलता है चेक करने का, तो हम ये देख पाए कि हमने कहीं उसको करेक्ट करके ऑप्शन तो नहीं कर दिया, क्योंकि नॉट करेक्ट से रिलेटेड कभी करीब करीब 10 to 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं। और बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि गलती हो जाती है, क्योंकि हम नॉट करेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं और काफी सारे आंसर्स हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट को हमें स्पेसिफिकली बार बार मार्क करना है और इस हिसाब से आंसर को टिक करना है, ताकि आती हुई चीज गलत ना हो। स्टार्ट करते हैं 25 जून का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, which section in BNS replaced section 124 of A of IPC 1860 by prohibiting acts endangering sovereignty, unity and integrity of India? कौन सा सेक्शन है? तो वो है सेक्शन नंबर 152। आईपीसी की जगह पे रिप्लेस होकर आया है बीएनएस, तो उसी से रिलेटेड 124A में सेडिशन दिया हुआ है, और सेडिशन से मिलता जुलता प्रोविजन जो है वो सेक्शन नंबर 152 बीएनएस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case the Supreme Court of India struck down section 66A of Information Technology Act as unconstitutional? कौन से केस में जो है सेक्शन नंबर 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था? वो था वेरी इंपॉर्टेंट केस, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का ये केस है। इसमें सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन 1949 इज कॉल्ड मिनी कन्वेंशन विद इन द कन्वेंशन? मतलब जेनेवा कन्वेंशन की जितनी भी कन्वेंशन हैं उसमें से एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम मिनी कन्वेंशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। तो वो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3, जो कि जिसको हम मिनी कन्वेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रोनोलॉजिकली। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इंडिया का जो है वो आया था 2016 में। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये पास हुई थी 2006 में। यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्संस 1991 में, और ऑप्शन 2 सीडॉ 1999 में। अब देख लेते हैं हिसाब से ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास आया था, हमारे पास ऑप्शन ये यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन 1991 सी। उसके बाद आया था हमारे पास यूएन डिक्लेरेशन राइट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज सीई, ये हो गया हमारा ऑप्शन CEBDA। मतलब उसके बाद आया था ऑप्शन 2 सीडो 1999 में। फिर आया था हमारे पास यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006, मतलब यूएन ने कन्वेंशन पास किया फॉर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद इंडिया ने 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के साथ के नाम से एक एक्ट पास कर दिया 2016 में। लास्ट में सबसे पहले लास्ट में यही आया है, तो ऑप्शन हो गया CEBDA। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वाज लेड डाउन बाय व्हिच लेजिस्लेशन? फेडरेशन का जो फाउंडेशन हुआ है इंडिया में वो कौन से एक्ट से हुआ है? तो वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसमें से भी अमेंडमेंट से तो 2 बार से लगातार 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट वाले अटेम्प्ट में भी 2 क्वेश्चन बने थे, उससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, जो हमें ये बताता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है, उस पर थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। अब देख लेते हैं हम ये अमेंडमेंट्स जो है वो किस किस क्रोनोलॉजी में आए हैं। तो स्लेवरी जो है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है वो 13th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद जो ब्लैक सफरेज है वो 15th अमेंडमेंट के थ्रू आया है। विमेन सफरेज जो है वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू आया है, और 18 ईयर ओल्ड सफरेज जो है वो 26th अमेंडमेंट से आया है। ये सारे मोस्टली सफरेज से रिलेटेड हैं, और एक स्लेवरी, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, तो स्लेवरी आया 13th, स्लेवरी आया नहीं है, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया है 13th अमेंडमेंट से सबसे पहला। तो ये हो गया सबसे पहला सी, इससे ही हमें हमारा आंसर मिल गया।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी, डी एंड ए। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 13, ब्लैक सफरेज 15, विमेन सफरेज 18 एंड 18-year-old सफरेज 26th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, नॉट ट्रू को स्पेसिफिकली मार्क कर लेना है ताकि गलती ना हो। तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि राइटिंग में भी होना चाहिए तभी प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा, और साइंड भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, बिल्कुल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस होगा तभी तो प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा। सच अ प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, जस्ट अपोजिट जो एक्ट में लिखा हुआ है कि इट मस्ट नॉट बी कंडीशनल। जो प्रॉमिस होना चाहिए वो कोई किसी कंडीशन पे बेस नहीं होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट प्रॉमिस होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। तो ऑप्शन तो हमें कहीं ना कहीं हमारा मिल ही गया है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। द प्रॉमिस मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ओनली, जो प्रॉमिस होना चाहिए वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, वाला बात भी सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमें केसेस को लगाना है। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गोवर्धन दास का केस है 1973 का। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस हरियाणा रोडवेज ये है 2003। चेयरमैन कम एमडी टीएन टी प्लांटेशन ये है 2004। और फिर उसके बाद लास्ट बचा वो लास्ट में आएगा, तो ए बी सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कुछ। जब हम केसेस पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। सारे केसेस की क्रोनोलॉजी तो नहीं बन पाती है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ कुछ की बन सकती है अगर हम कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके ईयर्स को समझ ले कि पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो वहां पे गैस वर्क करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट्स, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, ये हमारा 1781। फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ये आया था 1867। फिर आया था हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1900 में। और फिर आया था हमारे पास वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के ईयर्स बताने हैं और उस हिसाब से उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन परपेचुअल यूनियन 1781 यानी कि डी से स्टार्ट होगा। उसके बाद जाएगा हमारे बी, उसके बाद सी एंड उसके बाद ए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी? लीगल पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी कौन सी नहीं है? तो फिक्शन थ्योरी लीगल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, कंसेशन भी है, ब्रैकेट भी है, बट कौन सी थ्योरी नहीं है? इंटरेस्ट थ्योरी, क्योंकि विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी किससे रिलेटेड है? लीगल राइट से, ना कि लीगल पर्सनैलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which date did the United Nation Organization came into existence? कौन सी डेट पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था? वेरी फेमस क्वेश्चन और वेरी इजी आंसर, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूएस इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन ऑफ द इंडियन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? जैसे कि इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वैसे ही यूएस में इससे मिलता जुलता एक्ट कौन सा है? तो वो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। ये जब हम लास्ट यूनिट पढ़ते हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, उसमें एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जहां पे हमें कंपैरिजन करना होता है इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को। तो ये उस यूनिट से क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें थोड़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी अब देख के जाना चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आध बार बन भी चुके हैं और अब आगे भी चांसेस है बनने के। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द करेक्ट ऑर्डर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज to be put up in the chronological order। तो establishment and constitution of Supreme Court ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 124। ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court 131। legislative power of governor ये हो जाएगा हमारा 213। transfer of judge from one high court to another 222। and jurisdiction of existing high courts ये हो जाएगा 225। तो देख लेते हैं, सारे लाइन से लगे हुए हैं ए बी सी डी एंड ई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस द ग्लोबल जस्टिस कंसर्न्स? तो ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है ग्लोबली तो उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डील करती है? तो वो है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट टेलीफोन टैपिंग
इज अ सीरियस इन्वेजन ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, अगर टेलीफोन टैपिंग कर रहे हैं तो वो सीरियस इन्वेजन है किसी के राइट टू प्राइवेसी वाले राइट को। तो ये कौन से केस में बोला गया था? बहुत फेमस केस, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर रिलेटेड विद न्यूला पॉइना साइने लेगी, यानी कि नो पनिशमेंट कैन बी गिवन विदाउट लॉ, यानी कि लॉ के बिना कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। तो वो कौन कौन से उसमें आता है? रिट्रोएक्टिविटी ऑफ पीनल लॉज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि पीनल लॉज की कभी भी रिट्रोएक्टिविटी नहीं होती है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत पढ़ते हैं कि पीनल लॉज कभी भी रिट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं किए जाते हैं। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, दिस इज वन ऑफ द रूल्स रिलेटेड विद न्यूला पॉइना साइने लेगे। सर्टेनिटी एंड लेजिस्लेशन, ये भी है। एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लॉ, ये भी है। लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। तो बी, सी एंड डी ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 legislations are listed under the schedule of the National Green Tribunal Act. Which of the following is not included under the schedule? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पढ़ के जाना है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, एक क्वेश्चन अधिकतर आया ही आया है। छोटा सा एक्ट है, 3 शेड्यूल्स दिए हैं, सेक्शन 26 में पेनल्टी दी हुआ है। इस तरीके से उस एक्ट को अगर हम पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन से हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसमें पूछा है जो शेड्यूल 1 है उसमें 7 एक्ट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा एक्ट नहीं है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, बट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ये वाला जो एक्ट है 2006 का ये नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो गया? डी। फिर से क्वेश्चन आया है इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट का क्वेश्चन फिर से आ गया। बहुत क्वेश्चन आते हैं नॉट के, बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an absolute privilege under the law of torts? 2 तरीके के प्रिविलेज होते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज कौन सा नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। तो पेटिशन टू पार्लियामेंट ये है, वर्ड्स रिटन और स्पोकन बिफोर अ ट्रिब्यूनल ये भी है, कम्युनिकेशन मेड इन सेल्फ प्रोटेक्शन दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एंड कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू स्टेट मैटर्स मेड बाय वन मिनिस्टर टू अनदर दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। तो कौन सा नहीं है? कम्युनिकेशन मेड इन सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Who is the writer of the book titled The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge? किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है हमारे पास जूरिस्ट और उनके क्या ओपिनियन थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो मॉन्टेस्क्यू थे उनको माना जाता है फादर ऑफ कंपैरेटिव लॉ। जो मेन है उन्होंने फेमस बुक लिखी है एंशिएंट लॉ। उसके बाद जो ली है, तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 एंड डी का हो गया 3, इससे मिल गया। ली जो है बेसिकली उन्होंने टर्म यूज की थी ये वाली, एंड जो रिडोल्फ थे उन्होंने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंज बताया था। उन्होंने बोला था कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, वो काफी स्ट्रेंज है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, H and W are married. H filed petition for divorce that was granted in his favor by the family court. When H cannot marry again, कब वो मैरी नहीं कर सकता है? तो वो मैरिड थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की फॉर डिवोर्स की, डिवोर्स मिल गया, फेवर में आ गया, पर वो कब मैरी नहीं कर सकते हैं? तो when there is no right of appeal against the decree, when the time for appeal has expired, when an appeal was dismissed, when the divorce decree was stayed. stayed के केस में फिर से शादी नहीं की जा सकती है क्योंकि चांसेस है कि वापस से डिवोर्स की डिक्री पास ना हो पाए, इस तरीके के चांसेस बनते हैं, इसलिए इस केस में भी मैरिज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑन गिफ्ट्स अंडर मुस्लिम लॉ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आया था हमारे पास मकबूल अलम का केस जो कि है 1966 का। फिर आया था हमारे पास वैली वर्सेस पुठक्कम, ये था 1984 का। फिर आया था खुर्शीदा बेगम वर्सेस कोमडम फरूक, ये था 2012 का। और फिर आया था अब्दुल रहीम वर्सेस अब्दुल जबर, ये था 2018 का। गिफ्ट से रिलेटेड केसेस हैं ये, इस बार के लिए देख के जा सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कोई केस पूछा जा सकता है गिफ्ट से रिलेटेड, या तो इनमें से या फिर कोई और। तो एक बार वो केसेस मुस्लिम लॉ में देख के जाया जा सकता है। तो सबसे पहला कौन सा आया था हमारे पास? मकबूल अलम, ए से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वैली, मतलब ए डी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस अंडर टॉर्ट्स, कौन सा डिफेंस नहीं है, नॉट, फिर से नॉट का क्वेश्चन, नॉट अ जनरल डिफेंस, तो मिस्टेक तो है, नेसेसिटी भी है, कंसेंट भी है, ये तीनों तो है, बट कौन सा नहीं है, रिमोटनेस इज नॉट अ डिफेंस, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच करना है स्केड्यूल्स को, जो यूसीसी उत्तराखंड 2025 में पास हुआ है उसको, जो स्केड्यूल में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे। तो जो स्केड्यूल 3 है वो डील करता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट से, स्केड्यूल 7 जो है वो डील करता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट से, स्केड्यूल 5 जो है वो डील करता है फॉर्म ऑफ प्रोबेट से, एंड स्केड्यूल 4 जो है वो डील करता है फॉर्म ऑफ केविएट से। तो ए का हो गया हमारा, ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 3। तो आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड, कौन सी कंट्री से पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 किससे डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट का क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी बात सही नहीं है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये। तो मोड ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन इन आर्टिकल 4, नो, आर्टिकल 5 में है। टू थर्ड ऑफ बोथ हाउसेस कैन प्रपोज अमेंडमेंट, ये बात सही है। इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये वाली बात भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय कन्वेंशन, ये बात गलत है, इट कैन बी। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हो गए, हमें गलत का ही आंसर बताना है, ए एंड डी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following provisions of protection of human rights act 1993 in the order of its appearance in the act। भाई अरेंज करना है हमें, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट जो कि दिया सेक्शन 12 में, पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरी दिया सेक्शन नंबर 13 में, फिर आ जाएगा हमारे पास सेक्शन 14 जो कि डील करता है इन्वेस्टिगेशन से, उसके बाद स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू कमीशन सेक्शन नंबर 15 एंड प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस सेक्शन नंबर 19। अब देख लेते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। तो सबसे पहले आया हमारे पास इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, तो ए, उसके बाद आया हमारे पास पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरी यानी कि डी, ए के बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन यानी कि सी, तो ये बन जाएगा ए डी सी ई एंड बी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप इन ऑल केसेस इज अ राइट, ट्रू सब्जेक्ट मैटर होगा जो ओनरशिप का होगा वो हर केस में क्या होगा, राइट। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है सामंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन सी थ्योरी नहीं है कनेक्टेड आईपीआर से, तो वो है हमारे, देखो इकोनॉमिक थ्योरी है, सोशल प्लानिंग भी है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी है, बट जो ऑटोपाइटिक लीगल थ्योरी है इट इज नॉट रिलेटेड टू आईपीआर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct in the context of standard form contracts, standard form contract से रिलेटेड कौन सी बात सही है, तो पहला ऑप्शन है नोटिस, भाई सही पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, तो नोटिस शुड नॉट बी कंटेम्परेनियस विद द कंसेंट, ये बात तो गलत है, इट शुड बी विद रिलेटेड विद कंसेंट ओनली। देयर शुड बी अ रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म, सही बात है। देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन, ये बात भी सही है। द पार्टीज आर नॉट बाउंड द टर्म्स आर कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट, the contract with standard terms may be drafted by one party and on the same terms contracts may be made with the numerous persons, ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, बी सी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग नेगोशिएशंस ऑफ गैट between 1947 to 1944 which led to the formation of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। तो हमें बताना है कि वो कौन से नेगोशिएशंस हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, हमें उनको जो राउंड्स हुए थे जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन इन राउंड्स की वजह से हुआ था, इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे और इन डिस्कशंस में लास्ट में जाके 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इन डिस्कशंस की वजह से जो फॉर्मेशन हुआ था उनकी हमें क्रोनोलॉजी लगानी है। तो देखिए ये एनएससी जो राउंड हुआ था ये हुआ था 1949 में, उसके बाद टर्की का राउंड हुआ था 1951 में, फिर जो कैनेडियन राउंड हुआ था वो 1964 से हुआ था, 1963 से, और टोक्यो वाला राउंड 1974 से। अब लगा देते हैं अपन इसको क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, ए, उसके बाद डी, फिर
बी एंड सी, ए डी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, जो प्रोफाउंडर हैं और उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो किन चीजों को मानते हैं उससे रिलेटेड। तो जो मीमांसा है उसमें बोला गया है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्लिगेटरी एंड रिकमेंडेटरी रूल्स। स्मृति का मानना है कि लॉ एंड मोरल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप, जो यूरोप में रिफॉर्मेशन आया उसके बाद ऐसा माना जाता है कि लॉ ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट एंड नॉट मोरल्स। एंड कॉर्कनॉफ का मानना है आइडिया ऑफ वैल्यू इज द फाउंडेशन। तो ए का हो गया 4 जिससे हमें हमारा आंसर मिल गया, बी का हो गया 1, सी का 3 एंड डी का 2। पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप लॉ ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट एंड नॉट मोरल्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सही बताना है करेक्ट। फिर से बोल रही हूँ, करेक्ट नॉट करेक्ट वाली बात को ध्यान से टिक करके रखना है। जब भी हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे 100% प्रेजेंस के साथ बैठना है कि कहाँ पे करेक्ट पूछा है, कहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। इसमें पूछा है करेक्ट रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, तो इट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल दे लेगलाइट, सही बात है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये भी सही है। इट प्रमोट्स आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट्स, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि रूल ऑफ लॉ से आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट्स नहीं आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती है। एंड डिसीजंस कुड बी मेड बाय डिस्क्रिशन ओनली, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया? ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following provisions in the correct order of their appearance in the Information Technology Act। तो पेनल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन दी है 71 में, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट दिया है 66C अमेंडमेंट से आया था, जो कि पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म है 66F, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ये दिया है 72 में, और पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66E। अब लगाते हैं इसको क्रोनोलॉजी में। सबसे पहला कौन सा है? 66C, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से आने वाले 2 ऑप्शंस हैं। अब 66C के बाद आ रहा है हमारे पास 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि BE, ये मिल गया हमें हमारा आंसर BECAD। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पिछली बार भी आया है और 25 जून के अटेम्प्ट में भी आया है, जो हमें ये बताता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, उसकी पनिशमेंट्स भी एक बार देख के जानी है, और साथ ही साथ क्रोनोलॉजी के लिए सेक्शंस को थोड़ा दिमाग में रख के जाना है कि कहाँ से किस पोर्शन से क्या चीजें दी हैं। मतलब अगर हम चैप्टराइजेशन भी याद कर लेते हैं तो भी शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा उनको गेस करना कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको एक बार ऊपर से इंडेक्स जरूर देख के जाना है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट डिफाइंस लॉ, लीगल थ्योरी का काम वही होता है कि लॉ को डिफाइन करना। इट एनालिसिस लीगल कंसेप्ट, सही बात है, लीगल कंसेप्ट का एनालिसिस लीगल थ्योरी ही करती है। इट डील्स विद मेयर थ्योरी एंड हैज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम लीगल थ्योरी पढ़ते हैं तभी हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है कि लॉ कितना एप्लीकेबल हो सकता है, किन प्लेसेस पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो जो ये बोल रहे हैं इट डील्स विद मेयर थ्योरी, वो सिर्फ थ्योरी बताता है और प्रैक्टिकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है ये बोल के तो बहुत ही गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो बहुत है। लॉ जब बनता है तो पहले लीगल थ्योरी देखनी पड़ती है कि एक स्टेट में एक पर्टिकुलर प्लेस है वो लॉ कितना कितना एप्लीकेबल हो सकता है प्रैक्टिकली, तभी वहां पे उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो लीगल थ्योरी से ही पॉजिटिव लॉ आता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। इट हाईलाइट साइलेंट फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी लीगल थ्योरी होती है तो वो लीगल थ्योरी का काम यही होता है। जैसे कि हम जो यूनिट 10 में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ते हैं वो भी एक तरीके की लीगल थ्योरी है, वहां पे हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के लॉ का। तो यहाँ पे भी जो लीगल थ्योरी है उसका काम क्या है? साइलेंट फीचर्स बताना है लीगल सिस्टम के। जैसे कि सिर्फ इतना बता दिया कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, यहाँ पे फेडरलिज्म है या फिर यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट काम करती है, तो ये हो गया साइलेंट फीचर्स। जैसे हर कंट्री के अपने साइलेंट फीचर्स होते हैं, अगर हम सिर्फ उन साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ लीगल थ्योरी ही है, बट वो हम कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी एक स्टेट का पढ़ेंगे तो वो लीगल थ्योरी है, और हम ज्यादा स्टेट्स का पढ़ रहे हैं तो लीगल थ्योरी ना कंपैरेटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो इट हाईलाइट साइलेंट फीचर्स ऑफ अ लीगल सिस्टम। ए, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ए बी डी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, what are the duties of a bailiff as provided under the Indian Contract Act? देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, सही बात है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, सही बात है।
ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स, सही बात है. ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, ये भी सही है. ड्यूटी नॉट टू डिलीवर टू द बेलर इंक्रीज और प्रॉफिट ऑन द गुड्स बिल्ड, इसमें लिखा है नॉट टू डिलीवर, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है ड्यूटी टू डिलीवर. ऑफ कोर्स, क्योंकि जो बेलर होता है, जो बेली होता है, जिसने बेलर से गुड्स लिए होते हैं, उनका काम होता है कि जैसे ही गुड्स का यूज खत्म हो जाए, जो पर्पस था जिसके लिए लिया था वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद गुड्स जो है वो रिटर्न करने होते हैं. और अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट या प्रॉफिट मिला होता है उन गुड्स में बेली को, तो उस बेली को बेलर को वापस करने होते हैं वो गुड्स विद इंक्रीज प्रॉफिट. इसमें लिखा है नॉट टू डिलीवर, विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए, बी, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. तो आर्ट्स में पढ़ते हैं हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. इसमें क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड कौन सा नहीं है. तो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन ये है, क्लॉज माइटल वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स ऑफ इंडिया है, एमसी मेहता तो है ही है, बट मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार ये केस नहीं है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स of action which are binding upon civilized states in their relations with one another. Heading हो गई civilized states in their relation with one another. ऐसा इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है जेएल ब्रेरली ने. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट. फिर से आ गया नॉट ट्रू का क्वेश्चन. नॉट करके क्वेश्चन कम से कम 15-20 आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 100% प्रेजेंस के साथ पेपर दें. नॉट ट्रू को स्पेसिफिकली कहीं लिख लें. बहुत बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये गलती बार बार होती है. सोच के जाते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी होती है एग्जाम देते वक्त, प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को साइड में रखते हुए नॉट ट्रू वाली बात को साथ में रखना है, याद रखना है. तो नॉट ट्रू पूछा है. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द कंट्री, सही बात है. All treaties and international agreements are negotiated and concluded in the name of the president, though subject to ratification by the parliament. कि जितनी भी treaties और international agreements होते हैं वो negotiate होते हैं और conclude होते हैं president के नाम पे. हालांकि उनको ratify करने का काम कौन करती है? parliament करती है, जो बात सही है. president has power to summon and prorogue the parliament and can dissolve the Lok Sabha, ये बात भी सही है. president is empowered to promulgate ordinance during the recess of parliament under article 213, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को नहीं होता. ये जो 213 में पावर दिए है ये गवर्नर की है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन लेजिस्लेशन डज नॉट हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरेशन. कौन से कैनेडियन लेजिस्लेशन में फेडरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं गिवन है? तो वो है लॉ ऑफ फेडरेशन 1802. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article is referred to as the heart and soul of the Indian Constitution. बी आर अम्बेडकर ने बोला है आर्टिकल नंबर 32, which provides for constitutional remedies. Next question, arrange the following provisions pertaining to procedure of granting patent in its correct sequence. तो क्या sequence होगा? टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन ये बाद में आता है. रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, मेंशन ऑफ इन्वेंटर, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये है सेक्शन 11 में. फिर पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 11A, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 11B, फिर आता है टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट 21, और मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट, दिस इज 28. तो क्या हो गया हमारी क्रोनोलॉजी? ऐसे बनी DCBAE, DCBAE, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does injury mean under section 44 IPC and section 2/14 of BNS? क्या है इंजरी की डेफिनेशन? तो व्हाट इज इंजरी? एनी हार्म लीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. चारों चीजें दी हैं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम. ये मैक्सिम्स हैं और फिर उनके मीनिंग. तो एर्गा ओमिन्स मतलब रिलेशन टू ऑल, just causes, preemptory norm, pactus and servanda, agreements are to be respected, and rebus sic stantibus, ये हो गया हमारा essential circumstances remain unchanged. तो क्या बना? A, B, C and D, 1, 2, 3, 4. ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Next question,
In which of the following case the golden rule for framing prospectus was formulated by VC Kindersley? प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड गोल्डन रूल कौन से वाले केस में आया था? तो ऑप्शन कौन से होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है न्यू ब्रिंसविक कनाडा रेलवे कंपनी वर्सेस मुगरीज, और ए वाला जो है मेथोडिस्ट चर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस जिसमें गोल्डन रूल बनाया गया। तो ये हो गया हमारा ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑन मेंटेनेंस। हमने कल जो देखा था वो थे गिफ्ट, अब आ गया मेंटेनेंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमें पता है अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम है 1985 का, फिर आ जाता है हमारे पास नूर सबा खातून 1997, फिर आ जाता है डेनियल लतीफी यानी कि 2001, फिर है सायरा बानू, शाह बानू अलग है, सायरा बानू अलग है, सायरा बानू वर्सेस एएम अब्दुल गफूर, ये है 2010 का केस। अब लगा लेते हैं हम इसको क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले आया था हमारा शाह बानू डी से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा सी, फिर बी और फिर ए, डी सी डी सी, इसके ऑप्शन होना चाहिए डी सी बी एंड ए, बी एंड ए, दिस विल बी द करेक्ट क्रोनोलॉजी, डी सी बी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट? लीगल राइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो सकते हैं? तो राइट्स आर वेस्टेड इन पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, सही बात है। राइट्स आर एक्ट और ओमिशन इन फेवर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड, सही बात है। एक्ट और ओमिशंस रिलेट टू अ थिंग, एवरी लीगल राइट हैज अ टाइटल, इसमें से तीन ऑप्शंस करेक्ट है, गलत है। तो राइट्स आर वेस्टेड इन पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, एक्चुअली दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे सही है। तो ये जाएगा बी सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी? तो ये है हमारा नोटे बोहम का केस, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Indian Constitution contains special provisions for the administration and control of schedule areas in several states? तो वो हमारा 5th schedule। कौन सा schedule बात करता है? special provisions for the administration and control of schedule areas, तो वह है schedule number 5। next question, which of the following is not true? फिर आ गया not true का question। which of the following is not true in the context of CSR, यानी कि जो सीएसआर कमेटी बनती है सेक्शन 135 में, उससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो कमेटी है उससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, सीएसआर कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डायरेक्टर, ये तो गलत है ही। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सीएसआर प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही बात है। कंपनी शुड स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बिल्कुल सही है। सीएसआर इज एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ये एक तरीके का इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द सोसाइटी टू इम्पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन सम वे एडवांटेजियस टू सोसाइटी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो सीएसआर होती है, जो कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक तरीके से इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द सोसाइटी, कि जो कंपनी है वो सोसाइटी के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ स्पेंड करेगी हर साल अपने प्रॉफिट का, तो एक तरीके का इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। सी वाली बात भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए, क्योंकि दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।